की ओर। दोस्तों, मेरा नाम महिपाल है और इस घटना को सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज इस घटना को घटे काफ़ी समय हो गया है, लेकिन इसकी तस्वीर आज भी मेरे दिल में किसी मूवी की तरह छपी हुई है। हुआ कुछ ऐसा था कि उन दिनों मैं अपने मामा के यहाँ पर गया हुआ था और काम में भी मन नहीं लगता था। मामा के यहाँ जाने का एक ही कारण था कि उस वक्त मैं किसी नई जॉब की तलाश में था, लेकिन मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। कई बार कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कोई जॉब ही नहीं मिली। ऊपर से मेरे दूसरे कामों में भी कोई मन नहीं लग रहा था, जिस वजह से मैं अब और भी ज़्यादा परेशान होने लगा था। लेकिन मेरे मामा ने मुझे ऑटो का काम बताया था और वो मुझे जल्दी से स्टार्ट करना था। उसके बाद मुझे पता चला कि गांव में मेरी दादी की तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई है, इसलिए मुझे गांव के लिए निकलना होगा। मैं गांव जाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अपने ननिहाल से गांव की तरफ निकलना पड़ा। वो क्या था कि मेरे गांव मेरे ननिहाल से काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो मुझे जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। इसलिए मैं थोड़ी चिंता करते हुए अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उस रात जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो तब तक शाम हो चुकी थी और शाम होते होते मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, क्योंकि आज मैंने अपने मामा के घर पर थोड़ा काम करवाया था और उसी काम के चलते मैं पूरी तरह से थका हुआ था। फिर उसके बाद मैं जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि बस स्टैंड पर तो मेरे अलावा कोई था ही नहीं और वो बस स्टैंड दिखने में ही काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा था। वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ महसूस हो रहा था। उसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक तो मैं बस का इंतज़ार करता रहा। जिस तरह से मामा ने बताया था उसके मुताबिक तो बस आने ही वाले थे, लेकिन टाइम तो ऊपर चला जा रहा था। थोड़ी देर और इंतज़ार करने के बाद मुझे वहाँ पर किसी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी और उस हॉर्न की आवाज़ सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। जब मैंने उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि बस स्टैंड पर बस पहुँच चुकी थी। रंगीले कलर की वो बस दूर से काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो बस मेरे करीब आकर रुकी तो मैंने देखा कि बस के अंदर कोई भी नहीं था, यानी कि बस पूरी खाली पड़ी थी। बस के अंदर किसी भी सवारी को ना देखकर एक बार के लिए मेरा मन तो विचलित हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि रात तो हो ही चुकी है और ऐसे में भला कौन सफ़र करता होगा। ऊपर से मेरा गांव तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो रास्ते में कोई ना कोई मुसाफिर तो मिल ही जाएगा। यही सोचकर मैं बस में बैठ गया और ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हाथ पैर भी कांप रहे थे। उसके बाद मैं सबसे आगे वाली सीट पर बैठा था, क्योंकि सीट पर बैठना मुझे थोड़ा आराम दे सकता था, क्योंकि इस सीट की विंडो टूटी हुई नहीं थी। जैसा बाहर से बस दिख रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं था। बस काफ़ी ज़्यादा खटारा लग रही थी। उसके बाद धूल खाती हुई वो बस अचानक ही वहाँ से चलने लगी। एक बार के लिए जब मैंने खिड़की से झांकते हुए बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि बस की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और वो काफ़ी स्पीड से आगे जा रहे थे। बस काफ़ी तेज चल तो रही थी, लेकिन ठंडी हवा लगातार बस के अंदर आ रही थी। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि वो हवा मेरे शरीर को छू नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई मायावी हवा है जो मेरे शरीर के आर पार हो रही हो। फिर उसके बाद उस बस का कंडक्टर एकदम से मेरे पीछे वाली सीट के पास पहुंच गया, तो मैंने पलटते हुए पीछे की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर काफ़ी सारे मुसाफिर लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था, क्योंकि कुछ देर पहले तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया था। फिर वो अचानक से ही वहाँ पर कैसे मौजूद हो गए, और इसी बात ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया था। मैं कुछ सोच समझ पाने के लायक भी नहीं था। सारी बातें मेरे दिमाग से बाहर थी और किसी भी चीज़ को मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था। मुझे ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ देर तक तो मैं उसी बस के अंदर अपनी आंखें फाड़ते हुए अपने आजू बाजू में देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर वो कंडक्टर किराया मांगते हुए बस के सबसे पीछे वाली सीट पर चला गया और उसके वहाँ जाते ही सामने से आवाज़ आने लगी, भाई साहब मैंने आपको पहले ही किराया दे दिया था, बार बार इस तरह किराया क्यों मांग रहे हो। और जैसे ही मैंने पलटते उस तरफ देखा तो मुझे वहाँ एक आदमी बैठा हुआ दिखा, और उस आदमी को देखकर मेरी आंखें एकदम से चमक उठी। दोस्तों, ये मेरा दोस्त अजय ही था, जो मेरे बचपन का दोस्त था। और अजय को वहाँ पर देखकर मैं उसे आवाज़ देकर बोला, अरे तू यार यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे मैंने इतना कहा तो वो मेरी तरफ देखकर बोला, अबे भाई तू चल इधर आ जा, हम दोनों पीछे वाली सीट पर बैठते हैं, वहीं गपशप करेंगे।
उसके बाद मैं उस बस की पगडंडी से होते हुए सीधा पीछे वाली सीट पर बैठा और फिर पलटते हुए वापस से सामने की तरफ देखा तो मुझे अब वहाँ पर फिर से कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी। उसके बाद मैंने अपने दोस्त अजय से कहा, भाई तुझे इस बस में बैठे कितनी देर हो गई है? तो उसने बताया कि उसे करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया है, वो अभी इस बस के अंदर सफ़र ही कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। तभी मैंने कहा, लेकिन यार तेरा गांव तो दूसरी साइड में है ना? तो उसने बताया कि वो पूरे दिन इसी बस के अंदर सफ़र करता है, उसकी ज़िंदगी सफ़र के अंदर बीत रही है। और इतना कहने के बाद उसने इस बात को काट दिया। मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों बोल रहा था, लेकिन उसकी हर एक बात के अंदर एक अजीब सी गहराई छुपी हुई थी, जिसको जानने का मेरे अंदर एक अलग ही उतावलापन था। बार बार मैं उससे अजीब बातों के बारे में पूछता रहा, लेकिन उसने हर बार उन सब बातों को बहुत सावधानी के साथ काट दिया। मैं समझ गया था कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। बस अभी कुछ दूर आगे चल ही रही थी कि एक स्टॉप आते ही बस को रुकना पड़ा। उस वक्त मुझे इस चीज़ के बारे में मालूम तो नहीं था कि आखिर बस को क्यों रोका गया है, लेकिन जब मैंने अपने बगल में बैठे हुए अजय से पूछा तो उसने बताया कि बस हर बार इस स्टॉप पर रुकती है और यहाँ पर कुछ यात्री उतरते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि मुझे तो यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, फिर ये किसकी बात कर रहा है। एक पल के खातिर मैं अपने आजू बाजू में देखता रहा, लेकिन हैरानी तो इस बात की थी कि मुझे वहाँ से कोई भी यात्री नीचे उतरता हुआ नज़र नहीं आया। इस बात ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया था। उसके बाद मैंने अपने दोस्त अजय से कहा, भाई मुझे यहाँ पर तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा यार। तो उसने बताया कि ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती, बस हवा में ही धुआं हो जाती हैं। दोस्तों ये सुनकर तो उस वक्त मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। मैंने अपनी कांपती हुई जुबान में कहा, भाई तुम किसकी बात कर रहे हो यार, जो दिखाई नहीं देता? तो उसने बताया कि ये सब भूतों की ताकतें होती है जो इस बस के अंदर चढ़ती है। पता नहीं उस वक्त मेरा हाथ किसी तरह मेरे दोस्त से टच हो गया और जैसे मैंने उसके शरीर को टच करने की कोशिश की तो मैं ये देखकर बुरी तरीके से हैरान हो गया कि मेरा हाथ तो उसके आर पार हो गया है। और इतना होने के बाद तो मेरे लिए समझ पाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था। मैं समझ गया था कि अब मैंने जिस चीज़ को छुआ है वो एक प्रेत है और उस भयानक प्रेत से बचकर निकलना मेरे लिए कतई आसान नहीं होगा। मैं तुरंत ही अपने मुंह में नाखून चबाकर वहाँ से भागने लगा। मौका पाते ही मैं बस से नीचे उतर गया और बस से नीचे उतरने के बाद जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे बाहर की तरफ कुछ अजीब सा लग रहा था। चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे थे और एक अजीब सी परछाई सामने थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी ऊपरी जगह पर आ गया हूँ, यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ आज से पहले मैं कभी नहीं आया और ये जगह हमारी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। बस से नीचे उतरने के बाद मुझे सिर्फ यहाँ से भागने का सुझाव आया था। दिमाग में काफ़ी और भी चीज़ें थी जिन पर मैंने ध्यान नहीं दिया और धूम दबाकर मैं वहाँ से भागने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक लोहे का कंटेनर नज़र आया। सड़क के किनारे पड़े उस कंटेनर को देखकर मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उस कंटेनर के अंदर कुछ छुपाया गया है, लेकिन उस कंटेनर का दरवाज़ा खुला हुआ था। हालांकि मुझे ये बात तो समझ में नहीं आ रही थी कि सड़क के किनारे आखिर कंटेनर कौन रख सकता है, मगर जब मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वो बस अपनी ओर आते हुए नजर आने लगी। उस बस को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मेरी नज़र उस बस के ड्राइवर पर पड़ी जो किसी आधे जानवर और इंसान की तरह लग रहा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि ना ही तो वो कोई इंसान है और ना ही वो किसी जानवर के रूप में है। वो इतना भद्दा और अजीब सा था जिसे देखने मात्र से अंदर डर फील हो रहा था। मैं 2 कदम पीछे सरक गया और उसके बाद मुझे अपने पीछे की तरफ एक पानी का नल दिखा। मौका पाते मैंने उस पानी के नल की तरफ भागना शुरू कर दिया और उसके बाद रोके नहीं रुका। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पानी के नल के पास पहुंचा। जब तक मैं उस पानी के नल के पास गया तो मैंने देखा कि मुझे वहां पर पहले से लंबे लंबे कुछ कीड़े के आकार के नजर आ रहे थे। सच में वो जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। जहां हमारे पानी के नलों में मेंढक जैसी चीज़ें पाई जाती हैं तो उनके नलों में एक अजीब से कीड़े पाए जाते थे जिनके पूरे के पूरे शरीर पर कुछ लाइन जैसा होता था। मैं इतना तो समझ गया था कि मैं जिस जगह पर आया हूँ ये कोई नॉर्मल जगह तो नहीं है बल्कि प्रेतों की बस्ती है।
सच में उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तभी मुझे किसी की आवाज़ आई और इस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई जानी पहचानी आवाज़ है। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो इस बार मैंने पाया कि ये तो मेरा दोस्त अजय ही था। अजय को अपने पीछे देखकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया और जब मैंने सड़क की तरफ देखा तो अब वो बस वहाँ से गुजर चुकी थी, लेकिन उस बस ने मुझे एक दूसरी दुनिया में छोड़ दिया था। अजय को अपने सामने देखकर मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी अजय ने कहा, देखो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, बस तुम्हें इस भयानक बस्ती से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। और अगर तुम मेरी हकीकत नहीं जानते तो सही सलामत उस बस से नीचे उतर जाते, लेकिन अब तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब वो बस इस भूतिया बस्ती से बाहर निकल जाएगी, लेकिन तुम अब शायद हमेशा हमेशा के लिए इस भूतिया बस्ती के अंदर ही रह जाओगे। अपने ही दोस्त अजय के मुंह से इन आवाज़ों को सुनकर मैं और भी ज़्यादा घबराने लगा था। तभी अजय ने कहा, देखो मैं तुम्हें जो कहता हूँ ना, तुम्हें वही करना है। अगर तुमने इसके अलावा कुछ और करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी और तुम कभी भी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाओगे। और हाँ, यहाँ के भूतिया लोग तुम्हें अपना खाना बनाकर अपनी बस्ती में शामिल कर देंगे और तुम भी एक रूह के रूप में भटकने लग जाओगे। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त अजय को उन बातों के बारे में पूछना शुरू कर दिया जो मेरे दिमाग में कंफ्यूज के तौर पर बनी हुई थी। मैंने अजय से पूछा कि पर ये तुम्हारी हालत कैसे हुई, लेकिन इस बार अजय ने मुझे सब बताने से इनकार कर दिया था। उसने बताया कि ये एक गुप्त रहस्य है और तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के बाद वो खुद पे खुद ही तुम्हारे सामने इस कहानी को प्रस्तुत कर देगा, लेकिन अगर उसने बता भी दिया तो फिर तुम्हारा बचना यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी मैंने सोचा कि अजय की बात मान लेता हूँ, क्या पता ये सच बोल रहा हो। हालांकि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय अब हमारी दुनिया में नहीं है, या फिर यूँ कहें कि वो मर चुका है। जब उसके बाद मेरे दोस्त अजय ने कहा कि देखो जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ, अब यहाँ पर तुम्हारा रुकना ठीक नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम सड़क पर चलते हो यहाँ से आगे चले जाओ। जैसे ही थोड़ा आगे जाओगे तो तुम्हें सामने की तरफ एक गहरा कुआं नजर आएगा। तुम्हें उसके अंदर नहीं देखना है, लेकिन उसके बगल में पड़ी हुई पत्थर के पुतले के पास खड़े हो जाना है, क्योंकि वहाँ से पुतलों की डिलीवरी होती है। दोस्तों ये सब बातें काफ़ी अजीब थी, लेकिन जैसा मेरे दोस्त ने कहा था मुझे वैसा ही करना था, क्योंकि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो फिर मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। उसके बाद मानते हुए मैंने कहा, ठीक है भाई मैं चलता हूँ। फिर अजय भी मेरे साथ साथ ही चलने लगा, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और समय रहते ही वो मेरी मदद भी करेगा। मुझे काफ़ी खुशी थी कि मेरा दोस्त अभी भी मेरे साथ ही है। फिर उसके बाद मैं सड़क पर चलता हुआ उस तरफ चलने लगा जिस तरफ उसने मुझे जाने को कहा था। वहाँ से थोड़ी दूर और कदम पटकते हुए जब मैं एक जगह पर पहुँचा तो मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर एक कुआं नज़र आ रहा था और उस कुएं के पास एक बोर्ड भी लगा हुआ था। उस बोर्ड को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई कि फाइनली मैं उस जगह पर आ गया हूँ और अब बस मुझे इंतज़ार था तो फिर आगे होने वाले उस काम के बारे में जो मुझे करना था। लेकिन अब मेरा दोस्त मुझे अपने आजू बाजू में कहीं भी महसूस नहीं हो रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी मेरे कान में आवाज़ आई, इन पुतलों के बीच में छुप जाओ, याद रहे किसी भी पुतले को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर तुमने नुकसान कर दिया तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद मैं बड़ी बड़ी पुतलियों के बीच में जाकर बैठ गया और फिर मेरे कान में फिर से एक आवाज़ आई, अब एक ट्रक यहाँ पर पहुँचेगी, उसी ट्रक का सहारा लेकर तुम इस दुनिया से बाहर निकल जाओगे। पर तुम्हें याद रखना है, तुम्हें जब ये ट्रक एक आग से जलने वाली ज्वाला के पास पहुँचे तो उसी के अंदर कूद जाना है और गलती से भी घबराना मत, क्योंकि वो आग तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं देगी। और उस ट्रक के अंदर सफ़र करना इतना आसान नहीं होगा, तुम्हें काफ़ी चीज़ों से सावधानी रखनी है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं ट्रक ड्राइवर ट्रक को ना रोक दे। अगर उसने ट्रक को रोक लिया तो तुम्हें हिलना डुलना नहीं है और किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही तुम्हें चुपचाप ट्रक के पीछे वाले हिस्से में बैठे रहना है। तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा मुसीबतें आएंगी, लेकिन अगर तुमने इन सारी मुसीबतों को पार कर लिया तो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी वापस मिल जाएगी और ये तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका होगा। अजय की बात सुनने के बाद मैं अजय की इतिहास की कहानी में जानना चाहता था। तभी उसने मेरे हाथ में एक कागज़ का पन्ना थमा दिया और कहा कि इसको अपनी जेब में डाल लो और इसको अपनी दुनिया में जाने के बाद आराम से पढ़ लेना। जो भी हकीकत होगी वो तुम्हारे सामने मौजूद होगी। अजय की बात सुनकर मुझे थोड़ा ठीक तो महसूस हुआ, लेकिन अब मुझे उस पुतलियों के ट्रक के आने का इंतज़ार था
कि वो कब यहाँ पर पहुँचे। और फिर थोड़ी सी देर इंतज़ार करने के बाद एक ट्रक अचानक ही वहाँ पर आकर रुक गई और उस ट्रक के रुकते ही मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। उसके बाद जैसे ही मैं ट्रक के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा तो ट्रक के अंदर जाते ही मैंने देखा कि उन पुतलियों के नीचे के हिस्से से अब ब्लड निकलता जा रहा था और ये देखकर मेरा पूरा का पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा था। उस वक्त मैं पूरी तरह से घबरा चुका था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला और जैसा कि मेरे दोस्त अजय ने बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं शांति बनाए हुए चुपचाप वहीं पर बैठा रहा और सही वक्त का इंतजार करने लगा। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को स्पीड से आगे चलाना शुरू कर दिया था। हैरान की बात तो ये थी कि एक तो उस जगह पर मुझे एक भी गड्ढा नहीं लग रहा था और ऊपर से उन पुतलियों की दशा भी चेंज नहीं हो रही थी। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन एक बात तो पूरी तरीके से कंफर्म थी कि ये ट्रक सच में मायावी है। पता नहीं कैसे, लेकिन उस ट्रक की रफ्तार के साथ साथ उसकी अजीब हरकतों से ये तो पूरी तरह से पक्का हो चुका था कि ये ट्रक उसी जगह पर रुकेगी जहां वो रास्ता निकलता है और मैं अपनी दुनिया में पहुंच सकता हूं। और इतना तो पूरी तरीके से मैं जान गया था कि ये ट्रक कभी भी मेरी जान ले सकती है। जिस तरह से इसकी रफ्तार में बढ़ोतरी हो रही थी, मैं अपने कलेजे को और भी तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ सुन सकता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। और तभी अचानक ही ट्रक की रफ्तार में कमी देखने को मिली और इसी बीच में खड़ा हो गया। खड़ा होकर मैं ट्रक के पीछे वाले दरवाजे से लटक गया। जब मैंने झांकते हुए अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे उस वक्त बहुत गहरा और सन्नाटा ही पसरा हुआ नजर आया। उसके अलावा अभी तक मुझे वो चीज़ नजर नहीं आई थी जो अजय ने बताई थी, लेकिन मुझे ये भी बताया गया था कि वो यहाँ से काफ़ी दूर है और उसके आते ही तुम्हें कूद जाना है। लेकिन ट्रक से कूदते समय तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुम जिस जगह पर कूद रहे हो उससे पहले तुम्हें बहुत ही गहरी ठंड का एहसास होना चाहिए। लेकिन अभी तक मुझे ऐसे किसी भी चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ था कि मैं उस जगह पर कूद सकूं। फिर काफ़ी देर तक तो मेरे दिमाग में और भी चीज़ों ने भी जगह बना रखी थी, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो जगह कौन सी होगी जहाँ पर मुझे नीचे कूदना है। अभी भी मैं बस के बाहर वाले दरवाजे से लटका हुआ था, तभी ट्रक एकदम से रुक गई और ट्रक इतनी जल्दी रुकी थी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया और मैं धड़ाम से ट्रक के अंदर गिर पड़ा। अंदर गिरने की वजह से कुछ पुतलियां एक दूसरे से टकरा गईं और इधर उधर गिरने लगी। वो सभी पुतलियां अब एक साथ इधर उधर गिर रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी कोई भागता हुआ अचानक उस ट्रक के पीछे पहुंचा और उसके कदमों की आहट तो आई थी, लेकिन मैं उसके पूरे शरीर को देख नहीं पाया, इसलिए इस चीज़ ने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया था। लेकिन मैं उन पुतलों के साइड में छुपा हुआ था तो मैं किसी को नजर नहीं आ रहा था। इतने में ट्रक की सारी पुतलियां फिर से वापस अपने आप ही ठीक होने लगी और वो पहले जिस स्थान पर थी उसी जगह पर आकर स्थित हो गईं। लेकिन एक अच्छी बात तो ये थी कि उस चीज़ ने मुझे नहीं देखा था जिसने ये सब किया था। फिर एक बार उस ट्रक का आगे बढ़ना शुरू हो गया और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन भी अब तेज होने लगी। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे अपने शरीर में बहुत ही ज़्यादा ठंड का एहसास होने लगा। अब ठंड के मारे मेरे दांत आपस में टकराने लगे थे और ठंड लगातार इस कदर बढ़ गई थी कि मेरी जुबान भी लड़खड़ाने लगी थी। सब कुछ इस कदर ठंडा पड़ गया था कि मेरा पूरा का पूरा शरीर किसी बर्फ़ की तरह जमने लगा। और उस भयानक ठंड से थोड़ा सा गुजरने के बाद ही मैं वापस से उस ट्रक के दरवाजे के पीछे पहुंच गया और जैसे मैंने नीचे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे वहाँ पर आग की एक खाई नज़र आ रही थी और वो खाई दिखने में इतनी ज़्यादा गहरी थी कि उसे देखकर मुझे चक्कर आने लगे। लेकिन उस वक्त मैंने हिम्मत दिखाई और अपनी तरफ से पूरा जोर लगाकर ट्रक के उस पीछे वाले दरवाजे को छोड़ दिया और उसके बाद एक छलांग लगा दी। जैसे ही मैंने ट्रक से छलांग लगाई तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं आसमान की ऊंचाई से नीचे गिरने वाला हूँ, मानो अब मेरा पूरा शरीर टूटने वाला है। उस वक्त मुझे बहुत जोर के चक्कर आ रहे थे और मेरा पूरा शरीर भारी हो गया था और उसके बाद एक पल के खातिर मेरी आंखें बंद हो गईं। मेरी आंखें बंद होने के बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि फिर जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल के एक बेड पर पड़ा हुआ था और मेरी जेब में अभी भी वो एक कागज़ का पन्ना था जो अजय ने मुझे दिया था। लेकिन आज तक मैंने उस पन्ने को नहीं पढ़ा क्योंकि उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ था 17 साल बाद इस पन्ने को ओपन कर लेना और फिर जो मुझे देखने को मिलेगा वो सबसे अजीब होगा। दोस्तों, मैं आज तक उस पन्ने को नहीं खोल सका क्योंकि उसके ऊपर कस्मों की बारिश की गई है और कुछ ऐसे राज बताए गए हैं जिनको जानने के बाद मैं इस पन्ने को नहीं खोल पाया हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।